जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्मार्ट पाठशाला में। तो आज पॉलिटी का 21वां चैप्टर है। उप प्रधानमंत्री, विपक्ष नेता, लोकसभा अध्यक्ष, महान्यायवादी, सॉलिसिटर जनरल, एडवोकेट जनरल, मुख्य सकर्ता, आयुक्त, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण, ये सारा इसमें MCQ मिल जाएगा। तो पॉलिटी का 21वां चैप्टर है और ध्यान से पढ़िए और MCQ लगाइए चैप्टर वाइज। और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास वीडियो डालते ही नोटिफिकेशन चला जाए। तो चलिए पहला क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किस पद का उल्लेख नहीं करता है? किस पद का उल्लेख नहीं करता? उप प्रधानमंत्री का। उप प्रधानमंत्री है नहीं ना है। चलिए दूसरा नंबर देखते हैं। उप प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था राजनीतिक व्यवस्था को कमजोर करती है। राजनीतिक व्यवस्था को कमजोर करती है। तीसरा है, भारतीय परिस्थितिकी में उप प्रधानमंत्री का प्रतियोगी होता है। प्रतियोगी होता है। ऑप्शन सी पे। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान दो उप प्रधानमंत्री एक साथ नियुक्त हुए थे? दो उप प्रधानमंत्री एक साथ नियुक्त हुए थे। मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई 1967 से 1969 के दौरान भारत के उप प्रधानमंत्री रहे। भारत के उप प्रधानमंत्री रहे चौधरी चरण सिंह और बाबू जगजीवन राम। चौधरी चरण सिंह और बाबू जगजीवन राम। संविधान दृष्टि से यदि देखा जाए तो उप प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किसके समकक्ष होता है? किसके समकक्ष होता है? तो कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होता है। अब तक कितने व्यक्ति भारत के उप प्रधानमंत्री पद नियुक्त हुए हैं? कितने व्यक्ति भारत के उप प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हुए हैं? तो 7। कितना? 7। उप प्रधानमंत्री के पद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूर्ण सत्य है? कौन सा कथन है जो पूर्ण सत्य है? संविधान में उप प्रधानमंत्री के पद का प्रावधान नहीं है और ना ही संवैधानिक मान्यता है। निम्नलिखित में से कौन भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे? भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे। डीजी जत्ती, वीडी जत्ती, डीजी जत्ती कह रहे हैं। निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान मोरारजी देसाई भारत के उप प्रधानमंत्री रहे थे? भारत के उप प्रधानमंत्री रहे थे 1967 से 1969। 1967 से 1969। लोकसभा के विरोधी दल के नेता के रूप में मान्यता देने के लिए उसके दल के सदस्यों की संख्या कुल सदस्यों की संख्या के कम से कम कितने प्रतिशत होनी चाहिए? कम से कम कितने प्रतिशत होनी चाहिए? तो 10%। कितना? 10%। 13 नंबर पर आता है, लोकसभा में मान्यता प्राप्त विरोधी दल के नेता निम्नलिखित में से किसके समान सुविधाएं और मान्यता प्रदान की जाती है? तो ये कैबिनेट मंत्री। तो 14 नंबर पे आते हैं। 14 नंबर है, लोकसभा का विरोधी दल के पहले मान्यता प्राप्त नेता थे। पहले मान्यता प्राप्त नेता थे राम शुभम सिंह। राम शुभम सिंह। 15 नंबर, राज्यसभा में विपक्ष का प्रथम नेता कौन था? राज्यसभा के विपक्ष का प्रथम नेता कमलापति त्रिपाठी। कमलापति त्रिपाठी। राज्यसभा में विपक्ष का प्रथम नेता कौन था? तो कमलापति त्रिपाठी। किस व्यक्ति को सर्वप्रथम 1977 ईस्वी में विपक्षी दल के नेता के रूप में मान्यता मिली तथा कैबिनेट मंत्री के समान वेतन आदि दिया गया? तो ये वाई.वी. चौहान। वाई.वी. चौहान। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के विरोधी दल के नेता पद पर कभी नहीं रहे? कभी नहीं रहे? तो मनमोहन सिंह। कौन? मनमोहन सिंह। लोकसभा अध्यक्ष चुनाव कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करता है लोकसभा के सदस्य। लोकसभा के सदस्य। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है
लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा, लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा। लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। लोकसभा अध्यक्ष निम्नलिखित में से किस रूप में शपथ लेता है? किस रूप में शपथ लेता है? तो लोकसभा के आम सदस्य के रूप में। लोकसभा के आम सदस्य के रूप में। लोकसभा अध्यक्ष को पद की शपथ ग्रहण कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष को पद की शपथ ग्रहण कौन कराता है? तो ये कराते हैं, शपथ ग्रहण की आवश्यकता नहीं होती है। शपथ ग्रहण की आवश्यकता नहीं होती है। 23 पे ये आम चुनाव के बाद अल्पकालीन अध्यक्ष लोकसभा का ज्येष्ठतम सदस्य होता है। लोकसभा का ज्येष्ठतम सदस्य मतलब बड़ा। जो सदस्य लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करते हैं वे होते हैं, जो सदस्य लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करते हैं वे होते हैं, वो होते हैं लोकसभा के। किसके होते हैं? लोकसभा के। लोकसभा अध्यक्ष अपना पद कब खाली करता है? लोकसभा अध्यक्ष अपना पद कब खाली करता है? लोकसभा अध्यक्ष अपना पद कब खाली करता है? अगली लोकसभा के गठन के बाद। अगली लोकसभा के गठन के बाद। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो ये देता है लोकसभा उपाध्यक्ष को। लोकसभा उपाध्यक्ष को। आगे बढ़ते हैं 27 पे। लोकसभा के अध्यक्ष को किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? लोकसभा के सदस्यों के द्वारा साधारण बहुमत से संकल्प पारित कर। ऑप्शन ए पे है। अगला देखते हैं, लोकसभा अध्यक्ष को प्रतिमाह वेतन के रूप में कितना रुपया मिलता है? वेतन के रूप में 4 लाख रुपया मिलता है। लोकसभा अध्यक्ष के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन डी पे देखिए, वही कथन सही है। यदि वह त्यागपत्र देना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देना होगा। ठीक है, आप लोग को दिख रहा होगा डी वाला? हाँ दिख रहा है। चलिए, निर्यातक मत देने का अधिकार है। निर्यायक मत देने का अधिकार है। हम निर्यातक बोल रहे। निर्यायक मत देने का अधिकार है लोकसभा अध्यक्ष को। लोकसभा अध्यक्ष को। लोकसभा के अध्यक्ष को, लोकसभा के अध्यक्ष को केवल टाई रहने पर मत देने का अधिकार है। लोकसभा का अध्यक्ष किसको संबोधित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा? तो लोकसभा का उपाध्यक्ष। यदि लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त हो तो सदन में बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो सदन में बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो ये सदन द्वारा अनुमोदित चेयरपर्सन के पैनल के प्रथम सदस्य। ठीक है, ऑप्शन सी पे है, चेयरपर्सन के पैनल के प्रथम सदस्य। लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण के अधीन है। लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण के अधीन है। तो 34 नंबर देखिए, लोकसभा अध्यक्ष के। किसके? लोकसभा अध्यक्ष के। 35 पे आते हैं, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। निम्नलिखित में से किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है? किस समिति के पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है? तो नियम समिति के। नियम समिति के। लोकसभा में गणपूर्ति कोरम पूरा नहीं होने की स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष क्या कर सकता है? उपयुक्त में से कुछ भी। उपयुक्त में से कुछ भी।
लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? अध्यक्ष करता है। कौन? अध्यक्ष। 40 पे देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संसद के संयुक्त अधिवेशन में किसी विधेयक पर निर्णायक मत देने का अधिकार किसे है? तो लोकसभा अध्यक्ष को है। किसको है? लोकसभा अध्यक्ष को। 41 पे आते हैं। 41 कह रहा है कि इसका निर्णय कौन करता है कि कोई विधेयक वित्त विधेयक है अथवा नहीं? इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा के स्पीकर करते हैं। कौन? लोकसभा के स्पीकर। किसी भी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? अंतिम निर्णय कौन देता है किसी भी विधेयक? लोकसभा अध्यक्ष देता है। कौन? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण का नियंत्रण में कार्य करता है? नियंत्रण में कार्य करता है। लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण नियंत्रण में कार्य करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के। किसके? लोकसभा अध्यक्ष के। 44 में आते हैं। 44 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा अध्यक्ष के अधिकारों में नहीं है? लोकसभा अध्यक्ष के अधिकारों में नहीं है। वाद विवाद एवं मतदान में भाग लेना। वाद विवाद एवं मतदान में भाग लेना। संसद में कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस पर अंतिम निर्णय कौन लेता है? इस पर अंतिम निर्णय अध्यक्ष लेता है। कौन? अध्यक्ष। भारत में लोकसभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया जाता है। निर्वाचित किया जाता है। लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? तो लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे? प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे? जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर। स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर थे। कौन थे? जीवी मावलंकर। अगला पे आते हैं। भारत के किस राष्ट्रपति ने पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष का पद भी संभाला था? पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष का पद भी संभाला था। नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी प्रथम स्पीकर जिसने खिलाफ लोकसभा के अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। कौन थे? प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा के अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था कौन थे? तो वो थे जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष के पद पर 2 अवधियों के लिए निर्वाचित नहीं हुए? 2 अवधियों के लिए निर्वाचित नहीं हुए। तो ये थे बलिराम भगत। कौन थे? बलिराम भगत। चलिए अगला देखते हैं। लोकसभा के पिता के रूप में जाने जाते हैं। लोकसभा के पिता के रूप में जाने जाते हैं जीवी मावलंकर को। चलिए आगे देखते हैं। चलिए 55 नंबर बताइए। ब्रिटिश परंपराओं के अनुसार किस लोकसभा अध्यक्ष ने सर्वप्रथम अपने दल की सदस्यता त्याग दी? तो नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी ने। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अंतःशयन अयंगर। अंतःशयन अयंगर। ठीक है, ऑप्शन डी पे है।
निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष कभी नहीं रहे? कभी नहीं रहे। लोकसभा के अध्यक्ष कभी नहीं रहे तो के.वी.के. सुंदरम। के.वी.के. सुंदरम ऑप्शन ए पे। निम्नलिखित लोकसभा अध्यक्षों में से किसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा? सब अध्यक्षों में सबसे ज़्यादा लंबा कार्यकाल बलराम जाखड़ का रहा। किसका? बलराम जाखड़। अपने पद पर रहते हुए दिवंगत होने वाले प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। अपने पद पर रहते हुए दिवंगत होने वाले प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। तो कौन थे बताइए? जी.एस.बी. बालयोगी। जी.एस.बी. बालयोगी। यदि लोकसभा में मत विभाजन के दौरान पक्ष और विपक्ष के बराबर मत पड़ते हैं तो इस स्थिति में कैसे निर्णय किया जाता है? इस स्थिति में निर्णय कैसे किया जाता है? इस स्थिति में जो है लोकसभा अध्यक्ष इस स्थिति में निर्णायक मत देता है। निर्णायक मत देता है। ऑप्शन डी पे। 61 नंबर, लोकसभा का अध्यक्ष सदन में विधेयक या संकल्प पारित होने की प्रक्रिया के दौरान क्या मतदान करता है? तो क्या मतदान करता है? आंसर बताइए इसका। किसी प्रश्न पर पक्ष एवं विपक्ष के समान मतों की स्थिति में निर्णायक मत। ऑप्शन सी पे है। अगला आते हैं, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में सदन का कार्य सुचारू रूप से चलाने के लिए अध्यक्ष द्वारा कितने सभापतियों की एक नामावली तैयार की जाती है? तो ये किया जाता है 6 का। कितना? 6। चलिए 63 नंबर, भारत के लोकसभा अध्यक्ष पद की स्थिति निम्नलिखित में से किसके समान है? इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष की तरह। इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष की तरह। लोकसभा में विपक्ष के किसी दल के नेता के रूप में मान्यता किसके द्वारा दी जाती है? मान्यता किसके द्वारा दी जाती है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का प्रधान महासचिव होता है। प्रधान महासचिव होता है लोकसभा महासचिव। लोकसभा महासचिव। लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा भेज सकता है। लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा भेज सकता है उपाध्यक्ष को। किसको? उपाध्यक्ष को। निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे? प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे पी.एस. संगमा। पी.एस. संगमा। भारतीय संसद की लोक समिति के अध्यक्ष की कौन मनोनीत करता है? अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन? लोकसभा अध्यक्ष। आगे बढ़ते हैं। 69 नंबर कह रहा है, लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है। तो 69 का बताइए। यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे। ऑप्शन बी पे है। लोकसभा में वोटिंग के दौरान पहले चरण में कौन मत नहीं डाल सकता? लोकसभा में वोटिंग के दौरान पहले चरण में कौन मत नहीं डाल सकता? अध्यक्ष नहीं डाल सकता। लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर निम्न में से कौन है? प्रथम महिला स्पीकर निम्न में से मीरा कुमार है। संविधान का निम्न अनुच्छेदों में से कौन एक आवंटित करता है कि मतदान होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और वह उसका प्रयोग करेगा? तो यह अनुच्छेद 100 कहता है। ठीक है, अनुच्छेद 100। लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? स्पीकर। लोकसभा का अध्यक्ष इनमें से कोई नहीं है। 75 का देखते हैं।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष आवश्यक रूप से होना चाहिए? अनुच्छेद 93। अनुच्छेद 93। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? लोकसभा अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 77 नंबर, लोकसभा अध्यक्ष के संदर्भ निम्नलिखित में से क्या सही है? संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है? वह किसी भी वित्तीय विधेयक को धन विधेयक घोषित कर सकता है तथा उसकी घोषणा अंतिम होती है। ऑप्शन बी पे है, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? विधि अधिकारी भारत सरकार का प्रथम कौन है? तो भारत का महान्यायवादी है। भारत के अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? बताइए, इसकी नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 80 नंबर देखिए, कह रहा है कि भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? कौन देता है? तो अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी। कौन? अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी। ऑप्शन ए पे है। अगला देखते हैं, भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता है। भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता है तो कौन है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ऑप्शन डी पर है। 82 नंबर, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो संसद सदस्य नहीं होता है लेकिन जिसे संसद को संबोधित करने का अधिकार है? तो होता है भारत का अटॉर्नी जनरल। कौन होता है? भारत का अटॉर्नी जनरल। भारत के प्रत्येक सदन की कार्यवाही में संसद का सदस्य न होते हुए भी कौन भाग ले सकता है? तो महान्यायवादी। कौन? महान्यायवादी। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा की कार्यवाहियों में भाग ले सकता है किंतु मतदान नहीं कर सकता? तो अटॉर्नी जनरल भाग ले सकता है, मतदान नहीं कर सकता, कार्यवाही में भाग ले सकता है। 85 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्यों में सम्मिलित होने तथा किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार तो है परंतु उसे वोट देने का अधिकार नहीं है? भारत के अटॉर्नी जनरल। ऑप्शन डी पर है। क्या भारत का महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन या उसकी सहमति की बैठक में अपना वक्तव्य रख सकता है? 86 प्राक्कलन समिति में। 87 है, निम्नलिखित में से किसको हटाने का अधिकार संसद को नहीं है? भारत का महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी कब तक पद धारण करता है? भारत का महान्यायवादी कब तक पद धारण करता है? तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर। 89 देखते हैं। 89 कह रहा है कि भारत के महान्यायवादी के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पढ़िए कथन को और सही नहीं का आंसर दीजिए। उसे संसद की कार्यवाही में भाग लेते समय मतदान का अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन डी पर है। भारत के महान्यायवादी के विषय निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन पूरा पढ़िए और इसका आंसर दीजिए अगर आप लोग जानते हैं तो। वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, यह सही है। उसमें वही योग्यता होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती है, ये भी सही है। 1 और 2 सही है, बाकी गलत है। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, माफ़ कीजिएगा, नहीं हो पाया तो गलती से जोर से चिल्ला दिया, इसके लिए
क्या ही बोले, अब वैसा ही आ गया टाइमिंग तो चिल्लाना पड़ गया। तो चलिए 91 नंबर देखिए, महान्यायवादी को प्रतिमाह कितना रुपया वेतन मिलता है? तो 2.5 लाख रुपया। कितना? 2.5 लाख। तो सॉरी जिसको भी डिस्टर्ब हुआ हो। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है? तो ये किया जाता है अनुच्छेद 76 के तहत, 76 के तहत। एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है महान्यायवादी। 94 निम्नलिखित में से किस पदाधिकारी को संसद के सदस्य नहीं होने पर भी उसे संबोधित करने का अधिकार है? तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? तो भारत का महान्यायवादी। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का महान्यायवादी होता है। कौन? भारत का महान्यायवादी। सदस्य न होते हुए निम्नलिखित में से कौन संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में हिस्सा ले सकता है मत देने के अधिकार के बिना? मत देने के अधिकार के बिना तो महान्यायवादी ही होगा। भारत के महान्यायवादियों के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए वहाँ पे पढ़िए और उस पर विचार कीजिए बोल रहा है। तो 98 का देखिए क्या है आंसर, बताइए आप लोग। राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करेगा जो उच्चतम न्यायालय के रूप में नियुक्त के लिए अर्ह होगा। तो ऑप्शन ए सही है, केवल एक सही है। महान्यायवादी इतना परिश्रमिक प्राप्त करेंगे जो संसद अवधारित करे, ये गलत। तो इसका आंसर केवल एक सही। भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है। भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है। 99 का बताना है आपको। भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है एक प्रशासनिक अधिकारी। क्या होता है? एक प्रशासनिक अधिकारी। 100 नंबर है, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो कौन दे सकता है? एडवोकेट जनरल। भारत के राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है? राज्य का राज्यपाल करता है। किस राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी होता है? किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी होता है? उच्चतम विधि अधिकारी होता है एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल। अगला देखते हैं 103। निम्नलिखित में से किसे राज्य विधानमंडल के सदनों की कार्यवाहियों में भाग लेने और बोलने का अधिकार है किंतु मतदान का अधिकार नहीं है? भाग लेने और बोलने का अधिकार है किंतु मतदान का अधिकार है तो महाधिवक्ता को। किसको? महाधिवक्ता को। चलिए 104 पे आते हैं। 104 देखते हैं, मुक्त सत्कर्ता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करता है राष्ट्रपति। कौन? राष्ट्रपति। 105 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ना तो एक ना ही दो। ना तो एक ना ही दो। भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्यों के राज्यपाल की अनुशंसा पर की जाती है। सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंधों के अनुसार राज्य स्तर पर उच्च न्यायालयों की मूल अपीली तथा सलाहकारी अधिकारित होती है। ठीक है। जिला कलेक्टर किस अधिकारी के अधीनस्थ कार्य करते हैं?
जिला कलेक्टर किस अधिकारी के अधीनस्थ कार्य करते हैं? संभागायुक्त। भारत सरकार के सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है? सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है? तो ये भारत के मंत्रिमंडल सचिव। बहुत काफ़ी ज़्यादा लाउड हो गया था, जिसके भी कान में चुभा हो उसके लिए सॉरी। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण अधिकतम कितने वर्षों के लिए अपना पद धारण कर सकता है? 6 वर्षों के लिए। ठीक है। भारत के परीक्षा एवं लेखा प्रणालियों का प्रावधान कौन करता है? तो कौन करता है? ये करता है भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण। ऑप्शन सी पे। 10 नंबर, केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसमें निहित है? केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति निहित है नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण में। 111 निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी है जो भारत सरकार के वित्तीय लेन देन में लेखाकरण के लिए जिम्मेदार होता है? नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। ऑप्शन बी पे है। भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण CAG किसके लिए मुख्य लेखाकार तथा लेखा परीक्षण के रूप में काम करता है? तो ये करता है संघ तथा राज्य सरकार के लिए। लेखा परीक्षण का मुख्य उद्देश्य किसके व्यय का नियंत्रण करना होता है? तो कार्यपालिका के। भारत के केंद्रीय स्तर पर लेखांकन तथा लेखा परीक्षण किसके अधिकार क्षेत्र में आता है? किसके अधिकार क्षेत्र में आएगा? तो नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण के अधिकार क्षेत्र में आता है। भारत के नियंत्रण तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? परीक्षक की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण के पद का सृजन किया गया था? संविधान द्वारा। कंप्ट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल सेवानिवृत्त होते हैं नियुक्ति के 6 वर्ष बाद या 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर। ऑप्शन ए। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? अनुच्छेद 148 के तहत। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण को पद से केवल किसके द्वारा हटाया जा सकता है? भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण को पद से केवल किसके द्वारा हटाया जा सकता है? भारत की संसद के दोनों सदनों में संबोधन के उपरांत राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन सी। 120 नंबर देखते हैं। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक को पदमुक्त किया जा सकता है उसी प्रकार जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। ऑप्शन बी पे है। किन आधारों पर दोषसिद्धि करने के बाद संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण को पद से हटाया जा सकता है? तो उपयुक्त दोनों। कदाचार, अक्षमता, उपयुक्त दोनों हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस सेवानिवृत्त पदाधिकारी को सरकार के अधीन किसी पद पर नियुक्त करने पर वर्जना है? निम्नलिखित में से किस सेवानिवृत्त पदाधिकारी को सरकार के अधीन किसी पद पर नियुक्त करने का वर्जना है?
किसी पद पर नियुक्त करने का वर्जना है। कंप्ट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल। कंप्ट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल किस सेवा निर्मित नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण को वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया? वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया तो एस.के. चंदा। एस.के. चंदा। भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण अपना पद प्रतिवेदन देता है। अपना पद प्रतिवेदन देता है राष्ट्रपति को। इसको राष्ट्रपति को। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन समिति कार्य करती है? कौन समिति कार्य करती है? कौन समिति कार्य करती है? लोक लेखा समिति। ऑप्शन ए पे है लोक लेखा समिति। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण द्वारा प्रयुक्त प्रतिवेदन के आधार पर कौन समिति कार्य करती है? लोक लेखा समिति। भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण निम्नलिखित में से किस समिति के मित्र दार्शनिक और निर्देशक गाइड के रूप में कार्य करता है? तो किस समिति के रूप में गाइड के रूप में कार्य करता है? लोक लेखा समिति। भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षण सीएजी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? कौन से सही है? निम्नलिखित कथनों में कौन से सही है? तो सीएजी लोक लेखा समिति की बैठक में भाग ले सकता है, ये सही है। सीएजी लोकसभा तथा राज्यसभा की बैठक में भाग ले सकता है, नहीं। सीएजी की आधिकारिकता संघ सरकार की शक्तियों के साथ सहविस्तृत है, नहीं। ऑप्शन केवल एक हो जाएगा। 127 हो गया, 28 पे आते हैं। 128 देखते हैं। क्या भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण पद ग्रहण के पूर्व शपथ लेता है? हाँ, लेता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण द्वारा की गई टिप्पणियों पर कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसकी है? अंतिम जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसकी है? तो संसद की। किसकी? संसद की। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति लोकधन के व्यय की निगरानी के लिए संसदीय प्रहरी के रूप में की जाती है? प्रहरी के रूप में की जाती है। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण 131 है। निम्नलिखित में से कौन सत्ताशाली जिला और क्षेत्रीय परिषद की निधियों की लेखा परीक्षा कराएगा? लेकिन निम्नलिखित में से कौन सत्ताशाली जिला और क्षेत्रीय परिषद की निधियों की लेखा परीक्षा कराएगा? तो ये कराएगा भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, चलिए 122 पर पढ़िए क्वेश्चन। 132 भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण सीएजी के संबंध निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इसका कथन दिखाते हैं, एक सेकेंड। कथन है तो उसकी तो 4 ऑप्शन है, तो बताइए। सीएजी का कार्यकाल समाप्त हो जाने के बाद भी वह भारत सरकार के अधीन पद पर अपने और बने रहने के लिए पात्र होता है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलिए 133 पर निम्नलिखित में से कौन सा भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षण का कार्य नहीं है? कौन सा कार्य नहीं है? तो ऑप्शन बी, रक्षा लेखाओं का संकलन करना। रक्षा लेखाओं का संकलन करना। भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण निम्नलिखित में से क्या है? परीक्षण निम्नलिखित में से क्या है? एक संसदीय निकाय है। एक संसदीय निकाय है। भारत के केंद्र और राज्य सरकारों की सभी प्राप्तियों और व्यय की संपरीक्षा करने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसकी होती है? किसकी होती है? ये होता है नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण की। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण की 135 क्वेश्चन था ये पॉलिटी का 21वां चैप्टर में। तो ये 21वां चैप्टर समाप्त होने वाला है। तो अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दिया कीजिए। प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, ताकि काफ़ी मेहनत लगता है पूरा सेटअप करने में, बनाने में, वीडियो बनाने में, फिर थंबनेल बनाने में, ये करने में बहुत मेहनत जाता है। तो एक लाइक कर दिया कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।